हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जीएस के संदर्भ में एक और नया विषय शुरू हो रहा है और उस नए सब्जेक्ट का नाम है भूगोल अर्थात ज्योग्राफी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इस भूगोल का अर्थ समझते हैं और फिर ये जानते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक्स अर्थात कौन-कौन से चैप्टर हमें इस भूगोल में पढ़ने होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ कि जीएस के पोर्शन में हमारा एक नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है और इस नए सब्जेक्ट का नाम है भूगोल अर्थात ज्योग्राफी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम इस भूगोल का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये जो भूगोल नाम का शब्द आपके सामने लिखा है, इस शब्द के नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। देखो, भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है गोल। पुराने जमाने में पृथ्वी के संदर्भ में एक धारणा हुआ करती थी कि पृथ्वी गोल है, तो उसी समय इसको नाम दे दिया गया ज्योग्राफी को भूगोल। लेकिन वास्तव में पृथ्वी गोल नहीं है, वो गोल से कुछ असमान है। क्या है, कैसी है, उसकी हम बातें करेंगे। फिलहाल हम जो भूगोल है उसका अर्थ समझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सामान्य शब्दों में भूगोल किसे कहेंगे, तो देखो, भूगोल वह विज्ञान है, भूगोल एक विज्ञान है। वो कैसा विज्ञान है? तो भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम पृथ्वी की सतह, पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का स्वरूप, पृथ्वी के विभिन्न स्थान और विभिन्न जलवायु और पृथ्वी की मिट्टियां, जीव जंतु और मानव गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम भूगोल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भूगोल है। सामान्य अर्थ में मैं आपसे बताना चाहूं तो पृथ्वी की सतह का अध्ययन, पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का स्वरूप, पृथ्वी के विभिन्न स्थान, जलवायु, मिट्टी, जीव जंतु और मानव गतिविधियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे भूगोल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था भूगोल का अर्थ अर्थात ज्योग्राफी का अर्थ। चलिए अब हम समझते हैं कि इस ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत मुख्य होंगे। तो फ्रेंड्स, इस भूगोल को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। सबसे पहला पार्ट्स आपके सामने है जिसको हम कहते हैं भौतिक भूगोल अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी। तो इस फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक्स आपके सामने हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति और संरचना, उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना, फिर भूकंप और ज्वालामुखी, महाद्वीपीय प्रवाह, प्लेट विवर्तनिकी, फिर पृथ्वी की गतियां, और पृथ्वी की गतियां के बाद हम पढ़ते हैं समय व समय रेखाएं। उसके बाद हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना, तापमान, वायुदाब और पवन प्रणालियां, वर्षा और जल चक्र, फिर पढ़ेंगे समुद्री धाराएं और ज्वार भाटा। उसके बाद स्थल रूपों का निर्माण जिसमें हम पढ़ेंगे नदियां, ग्लेशियर, पवन, समुद्र आदि। और फिर हम पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदाएं। इन प्राकृतिक आपदाओं में हम पढ़ेंगे भूकंप, सुनामी, बाढ़ आदि। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फिजिकल ज्योग्राफी। अब जो दूसरा भाग हमारे सामने निकल कर आता है ज्योग्राफी का अर्थात भूगोल का, वो है विश्व भूगोल जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। इस वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो आपके सामने हैं। पहला चैप्टर विश्व भूगोल का हमारे सामने है महाद्वीपों का भौगोलिक वितरण। उसके बाद प्रमुख पर्वत, पठार और मैदान, विश्व की प्रमुख नदियां व झीलें, जलवायु और जलवायु प्रदेश, प्राकृतिक वनस्पति और वन क्षेत्र, प्रमुख खनिज और संसाधन वितरण। उसके बाद हम पढ़ेंगे विश्व की कृषि प्रणाली, विश्व की जनसंख्या और जनसंख्या वितरण। और फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है विश्व भूगोल में, वो है प्रमुख देश और उनकी विशेषताएं। फ्रेंड्स, तीसरा पार्ट भूगोल का हमारे सामने आता है भारतीय भूगोल। इस भारतीय भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना होता है उसका टॉपिक आपके सामने है। देखो, सबसे पहला टॉपिक हमारे भारतीय भूगोल अर्थात इंडियन ज्योग्राफी का, वो है भारत का भौगोलिक स्थान और विस्तार। उसके बाद भारत की भौगोलिक संरचना, भारत की जलवायु, भारत की नदियां, भारत की झीलें और जलाशय, भारत की मिट्टी और उनका विवरण। उसके बाद भारत की वनस्पति और वन, फिर भारत के राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र, भारत के खनिज और ऊर्जा संसाधन, भारत की कृषि। इस भारत की कृषि में हम पढ़ेंगे प्रमुख फसलें और हरित क्रांति। उसके बाद सिंचाई और जल संसाधन। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी के और भी आगे चैप्टर जैसे कि उद्योग, प्रकार और वितरण। उसके बाद परिवहन और संचार, भारत की जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, वृद्धि, और फिर राज्य और उनकी विशेषताएं, और फिर सीमा विवाद और पड़ोसी देश। फ्रेंड्स, हमारा जो अंतिम पार्ट्स होता है ज्योग्राफी का, वो होता है मैप वर्क अर्थात मानचित्रण। इस मानचित्र में हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखो, भारत का राजनीतिक मानचित्र पढ़ेंगे, प्रमुख नदियां पढ़ेंगे, प्रमुख पठार, प्रमुख पर्वत पढ़ेंगे, और फिर संसाधन मानचित्र जैसे कि खनिज, फसल और उद्योग, और फिर विश्व का राजनीतिक व भौगोलिक मानचित्र पढ़ के हम अपने इस चैप्टर का, इस विषय का समापन कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक सामान्य सा ओवरव्यू दिया कि हम इस भूगोल के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने आज पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इस पहले चैप्टर का मैंने नाम दिया है भूगोल अध्याय फर्स्ट, हमारी पृथ्वी।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं इस पृथ्वी के आकार और स्वरूप की। देखो जैसे मैंने बताया कि पृथ्वी भूगोल में पृथ्वी का अर्थ छुपा हुआ है कि पृथ्वी गोल है। तो फ्रेंड्स ये बात तो सही है, पृथ्वी गोल है, लेकिन ध्रुव पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। पृथ्वी एकदम पूरी गोल नहीं है, जैसे एक सर्किल हम बनाते हैं, ये अगर मैं बना दूं एक सर्किल, तो इस तरह की पृथ्वी पूरी गोल नहीं है। देखो ये अंडाकार बन गया है, इस तरह की कुछ पृथ्वी है हमारी। और ये जो ऊपर है ये भी ऐसे एकदम सीधी लाइन के समान हमें दिखाई पड़ती है। इसको बोलते हैं ध्रुव पर चपटी है, और ये जो भूमध्य रेखा है इन पर उभार हमें यहाँ पर बाहर की तरफ दिखाई देता है। इस आकृति में हमें पृथ्वी दिखाई पड़ती है। तो पृथ्वी की ये जो आकृति है, इस पृथ्वी की आकृति को हम बोलते हैं जियोइड। जियोइड आकृति है पृथ्वी की। परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछा जाता है, बताइए पृथ्वी की आकृति कैसी है। आपको पहला ही ऑप्शन मिलेगा गोल। क्या पृथ्वी गोल है? बिल्कुल नहीं। आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा अंडाकार। अंडाकार भी हमें नहीं लगाना है, हमें तो जियोइड याद रखना है। पृथ्वी की आकृति जियोइड है। और ये जियोइड होता क्या है? देखो जियोइड एक अपने आप में गोल आकृति होती है, लेकिन वो गोल ना होकर वो ऐसे ऊपर से ये जो चपटे भाग है ऊपर और ये नीचे, ये इस तरह की जो आकृति होती है, ये पूरी पृथ्वी की आकृति है, ये जियोइड आकृति कहलाती है। अर्थात पूरा गोल ना होकर गोल से कुछ असमान। तो वो गोल से असमान क्या है? देखो ये यहाँ पर पृथ्वी हमारी ऐसी दिखती है, और जो उत्तरी ध्रुव है उसका ऐसा दिखता है, और जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव पर पृथ्वी ऐसे दिखती है। अगर ये पूरी गोल होती तो पूरा सर्किल ऐसे बनता गोल, लेकिन हमारी पृथ्वी पूरी गोल नहीं है, वो ध्रुवों पर चपटी है। इसलिए इसको हमने कहा कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी आकृति जियोइड है। फ्रेंड्स पहला प्रश्न आपसे हर परीक्षा में लगभग पूछ ही लिया जाता है कि पृथ्वी की आकृति बताइए, तो पृथ्वी की आकृति जियोइड है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमने पृथ्वी की आकृति पढ़ी, अब बात करते हैं पृथ्वी का व्यास। देखो जैसे हमने पढ़ा कि पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर चपटी है, और जो उसका भूमध्य पॉइंट है उसमें उसमें उभार देखने को मिलता है। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। तो इसलिए इसका जो व्यास है पृथ्वी का, वो भी हमें अलग अलग देखने को मिलता है। भूमध्य रेखा पर जो व्यास है वो इतना है 12,756 किलोमीटर, और जो ध्रुवीय व्यास है वो 12,714 किलोमीटर है। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कहीं कहीं कि बताइए पृथ्वी का व्यास कितना है। अब इन दोनों का एवरेज भी पूछ लिया जाता है। देखो अगर आप इनका एवरेज निकालोगे तो 12,735 आएगा। लेकिन इन दोनों का एवरेज अगर कहें, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का ये बताइए जो औसत व्यास है वो कितना है, तो पृथ्वी का औसत व्यास आपको मिलेगा 12,742 किलोमीटर। तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना होगा? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास होगा 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय पर, जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर पृथ्वी का व्यास होगा 12,714 किलोमीटर। और अगर हम बात करेंगे पृथ्वी के कंप्लीट व्यास की, जिसको बोलते हैं औसत, ये पूरा औसत नहीं है, आप अगर आप इसको औसत करके निकालने की कोशिश करोगे तो ये 12,735 आएगा, लेकिन हमारे पास जो है वो औसत है लगभग 12,742। तो औसत क्यों नहीं है? देखो औसत इसलिए नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये हमारे पास पृथ्वी की आकृति है। ये जो पृथ्वी की यहां से यहां तक लंबाई हम देख रहे हैं, ये यहां से लंबाई देखो कितनी ज्यादा है, और फिर इधर देखो कितनी ज्यादा लंबाई है। ये जो हमारे पास ध्रुवीय क्षेत्र है, ये इनकी तुलना में छोटे हैं कि नहीं है? हम पूरा पूरा औसत तब लेते हैं जब इनकी लंबाई एकदम बराबर होती चारों की। भाई जितनी बड़ा लंबाई इधर है, ये यहाँ पर जो ध्रुव पर जितनी लंबाई है पृथ्वी की, अगर उतनी ही लंबाई यहाँ तो है। भाई दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों बराबर हैं। लेकिन ये जो हमारा भूमध्य उभार है, इधर बाहर की साइड में इधर और ये इधर, ये बराबर नहीं है। मतलब ये आपस में ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये चारों बराबर नहीं है। औसत तो हम तब निकालते जब चारों बराबर होंगे। तो इसलिए जो हमारा थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन आया पृथ्वी के औसत व्यास में, वो इस कारण आया कि जो पृथ्वी के ध्रुवीय बिंदु हैं, जैसे कि उत्तरी ध्रुव ये ऊपर वाला है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। और ये जो भूमध्य उभार है, इनमें और जो ध्रुवीय बिंदु हैं उनमें लंबाई में अंतर है, इसलिए हम इसको कंप्लीट औसत नहीं निकालेंगे। कभी आप ये सोचो कि भाई इन दोनों को जोड़ दो और फिर 2 से भाग कर दो, तो वो आएगा 12,735। लेकिन जो पृथ्वी का औसत व्यास माना गया है वो 12,722 किलोमीटर माना गया है। ये आपको याद रखना होगा। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं उसी प्रकार पृथ्वी की परिधि की।
पृथ्वी की परिधि की बात करें तो देखो, परिधि भी 2 तरह से हमें देखने को मिलती है। पहली समानांतर परिधि है, जो कि लगभग 40,075 किलोमीटर है, और दूसरी ध्रुवीय परिधि है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि की बात करें तो वो 40,008 किलोमीटर है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है कभी-कभी, इसलिए मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि पृथ्वी की परिधि बताइए कितनी है, तो आपको ये याद रखना होगा 40,075 किलोमीटर। आपसे पूछ लिया जाएगा पृथ्वी का व्यास बताइए, तो ये हमारे पास पृथ्वी के व्यास है, ये भूमध्य रेखा व्यास है, और ये हमारे पास व्यास है ध्रुव का, और ये औसत व्यास है इधर। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं मुख्य पॉइंट्स पर, और मुख्य पॉइंट्स है पृथ्वी की सतह पर जल और स्थल अनुपात। देखो, ये प्रश्न कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से पूछ ही लिया जाता है। ये तो बहुत साधारण सी बात होगी कि जल का लगभग, हमारे पास जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर, 71% भाग पर जल पाया जाता है, और जो पृथ्वी का 29% भाग है उस पर भूभाग है, अर्थात भू क्षेत्र है, जमीन है। इस पे तुम्हारे पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी है, सब कुछ है इसमें। तो ये जो पृथ्वी का 29% आप भाग देख रहे हो, इस 29% में आपको पर्वत भी मिलेंगे, इस 29% में आपको पठार भी मिलेंगे, और इस 29% में आपको मैदान भी मिलेंगे। इसी 29% में आपको जो मरुस्थल है वो भी मिलेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आदि मैंने इसको लिख लिया है। तो अब सोचिए, हमारी जो पृथ्वी है उसका मात्र 29% भूभाग है, और पृथ्वी के 71% भाग पर जल ही जल है। और ये जल आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा? मुख्यतः ये जल हमें मिलेगा सागरों में, महासागरों में, झीलों में, नदियों में। तो फ्रेंड्स, ये तो सामान्य सी जानकारी हो गई जो हमें बचपन में ही बताई गई थी कि पृथ्वी का 71% भाग जल से भरा हुआ है, और मात्र 29% भूभाग ही है पृथ्वी का, जिस पर पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल आदि है। तो ये तो सामान्य सी बात है। अब डिटेल वाली बात क्या है? देखो, ये जो जल हमारे पास है पृथ्वी का टोटल 71%, ये जल भी हमारे पास टोटल मीठा पीने योग्य नहीं है। ये जो 71% हमारे पास पृथ्वी पर जल है, इस 71% जल में से हम सिर्फ और सिर्फ 2.5% पानी को ही पी सकते हैं, अर्थात 2.5% पानी ही पीने योग्य है। इसलिए बोलते हैं कि पानी बचाओ, देश बचाओ। पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि कहने को तो हमारे पास पानी बहुत है, लेकिन जितना पानी हमारे पास है उसमें से मात्र 2.5% पानी हमें पीने योग्य है, हमारे पीने योग्य है। और ये जो 2.5% पानी है, ये 2.5% पानी भी आपको, जो बर्फ है, बड़े बड़े ग्लेशियर, उनमें देखने को मिलेगा, और जो पृथ्वी के अंदर पानी है वो देखने को मिलेगा, फिर जो नदियां हैं वो देखने को मिलेगा, झीलें देखने को मिलेंगी। ये 2.5% पानी भी ऐसा नहीं है कि हमें एक जगह पड़ा हुआ मिल जाएगा। तो देखो कितनी बड़ी तंगी पानी की हमारे साथ हो सकती है। कहने को पूरी पृथ्वी पर 71% पानी है, पृथ्वी का 71% भाग पानी से घिरा हुआ है, लेकिन इस 71% भाग में से पीने योग्य पानी सिर्फ और सिर्फ 2.5% है। और ये 2.5% पानी भी जो बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वहां पर है, नदियों में है, झीलों में है, झरनों में है, और जो धरती का नीचे पानी है उसमें है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस 2.5% पानी का भी बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ के रूप में जमा हुआ है। आपने नाम सुना होगा, अंटार्कटिका महाद्वीप। हमारे पास टोटल 7 महाद्वीप हैं, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये जो अंटार्कटिका है, जो हमारे, मैंने आपके लिए एक चित्र तैयार किया है, अगर आप चलो आएगा तो मैं बताऊंगा। तो जो हमारा 7वां महाद्वीप है, जिसको अंटार्कटिका कहा गया है, वो बर्फ से ही ढका हुआ है पूरा। कई कई किलोमीटर की बर्फ की परतें यहाँ पर जमी हुई है। तो अब आप सोचिए, ये 2.5% पानी भी हमारे पास पूरा नहीं है, ये नदियों में बह रहा है। और नदियों में आजकल हम देख रहे हैं कितना पॉल्यूशन, कितना प्रदूषण है, और नदियों से ज्यादा ये बर्फ के रूप में जमा हुआ है। ऐसा कहते हैं कि अगर ये अंटार्कटिका का पूरा बर्फ पिघल जाए, कई कई किलोमीटर की बर्फ यहाँ पर जमी हुई है, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़े, अगर गर्मी बढ़े, पृथ्वी का तापमान एकदम से बढ़ जाए, तो ये अटलांटिक जो महासागर है, अटलांटिक नहीं, सॉरी, ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, इस अंटार्कटिका महाद्वीप का अगर पूरा बर्फ पिघल गया, तो हमारी जो पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी पर 60 मीटर पानी
भर जाएगा। अब सोचिए कितना बर्फ जमा हुआ है इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर। इस पर इतनी बर्फ की, इतने किलोमीटर की बर्फ जमी हुई है कि अगर ये पूरा एक साथ पिघल जाए तो पृथ्वी पर 60 मीटर पानी भर जाएगा, पूरी पृथ्वी पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारा मीठा जल है, पीने योग्य जो पानी है, उसका मात्र 2.5% ही है। और इस 2.5% का भी बर्फ के रूप में, ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। नदियों में है, झीलों में है, झरनों में है, और जो हमारे धरती के अंदर जिसको भूजल बोलते हैं वो है। तो इसलिए जो पानी है उसको आप अच्छे से यूज कीजिए, ज्यादा वेस्ट मत कीजिए। चलिए, हमने तो ये तो समझ लिया कि मीठा जल किसे कहते हैं, कितना है, 2.5% है मात्र। तो मीठा जल कहेंगे किसे, इसका अर्थ क्या हुआ, मीठे जल का क्या मतलब हुआ। तो देखो, जिस जल में लवण की मात्रा बहुत कम होगी, कितनी कम होगी, 0.05% से भी कम होगी, तो उस जल को हम मीठा जल कहेंगे। अर्थात हम लवण देखते हैं, लवण जल में कितने हैं। तो अगर हमारे पास 0.05% से जल में लवण कम है तो वो हमारा पानी पीने योग्य कहलाएगा। जैसे कि लवण क्या होते हैं, जैसे NaCl, अर्थात नमक। तो जिसमें ये लवण की मात्रा अधिक होती है वो हमारा पानी अलवणीय होता है, लवणीय होता है, अर्थात पीने योग्य नहीं होता है, खारा होता है, जिसको हम खारा बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो मीठा पानी हमारा, इसकी विशेषताएं की बात करते हैं। तो ये जो मीठा पानी है ये पीने योग्य माना जाता है। और देखो, इसी मीठे पानी से सिंचाई होती है, घरेलू उपयोग भी इसी का होता है, उद्योगों में भी इसी का उपयोग होता है। और ये केवल पृथ्वी पर 2.5% है। अब आप सोचिए, भाई आपके पास 2.5% पानी है कुल, और इस 2.5% में भी बर्फ के रूप में जमा पड़ा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। जैसे कि ग्रीनलैंड है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसमें तो पूरा बर्फ ही बर्फ जमा हुआ है। तो ये 2.5% पूरा बर्फ के रूप में भी है, नदियों के रूप में है, झरनों के रूप में है, झीलों के रूप में है। नदियां, झीलें, झरने, और जो भू जल है, जो हमारी पृथ्वी के नीचे का जो भूजल है, ये पूरा 2.5% है। आदि और भी जो दो चार चीजें रह गई हैं, वो पूरा 2.5% पानी हमारे साथ है, हमारे सामने है। और इस 2.5% में से सबसे बड़ा हिस्सा तो बर्फ के रूप में है, फिर नदियों के रूप में है, झील के रूप में है, भूजल के रूप में है, आदि आदि। अब इतना ही हमारा, अभी यहीं पे बात खत्म नहीं हुई। इसी 2.5% पानी से हम सिंचाई करते हैं, इसी 2.5% पानी को हम घरेलू यूज में लेते हैं, और इसी 2.5% पानी से हम उद्योगों का यूज भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप सोचिए पानी की कितनी बड़ी तंगी हो सकती है। तो ये जो विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे पास 2.5% पानी पीने योग्य है। इसी 2.5% पानी से हम सिंचाई करते हैं, घरेलू उपयोग में इसी का यूज करते हैं, उद्योगों में भी इसी का यूज करते हैं। और ये पृथ्वी पर केवल और केवल 2.5% है। और इसमें से अधिकतर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्लेशियर और बर्फ के रूप में है। और केवल 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 0.3% जल ही सीधे उपयोग योग्य है। अब आप सोचिए, जल ही जीवन है ऐसा क्यों कहा जाता है। केवल सीधे उपयोग के लिए हमारे पास 0.3% जल है। अगर आप हम इसको इतना बहाएंगे, वेस्ट करेंगे, तो सोचिए पानी की कितनी बड़ी तंगी आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया मीठे पानी से संबंधित कुछ फैक्ट्स। अब देखो, एक प्रश्न आपसे डायरेक्ट बनता है आपके प्रश्न में, आपके एग्जाम में। वो प्रश्न ये बनता है कि ये जो पानी है, ये जो मीठा पानी है, ये बताइए सर्वाधिक किस रूप में पाया जाता है, फिर उसके बाद किस रूप में पाया जाएगा, उसके बाद किस में, उसके बाद किस में, अर्थात घटता हुआ क्रम लिखिए। मीठे पानी का घटता हुआ क्रम सबसे अधिक कहां पाया जाएगा। तो यहां पर आप नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा फैक्ट है। ये यूपीएससी तक में पूछा जाता है। आज से 2 साल पहले डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था कि मीठे पानी का जो स्रोत है उनको घटते हुए क्रम में लिखिए। तो आपसे किसी भी परीक्षा में ये किसी ना किसी तरीके से पूछ लिया जाता है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, ये वो आपने जो विशेषताएं लिखी हैं, यहाँ पर एक विशेषता और इसमें आप ऐड कर लीजिए, मीठे पानी के स्रोत घटते क्रम में। मीठे पानी के स्रोत घटते क्रम में। घटते क्रम का क्या मतलब हुआ, अर्थात सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो देखो, घटते क्रम में भी लिखेंगे तो सबसे ज्यादा कहां हमें देखने को मिलता है मीठा पानी, सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है बर्फ के रूप में, जिसको हम हिम बोलते हैं। और ये बर्फ के रूप में कहाँ मिलेगा आपको, सबसे पहले मैंने आपको बताया जो जो अटलांटिक महाद्वीप है वहां पर। और उसके बाद दूसरे नंबर पर हमें मिलेगा जो भूजल है, वहां पर।
तीसरे नंबर पर हमें मिलेगा जो सतही जल है, जैसे कि नदी, झील आदि, इसको हमने कहा सतही जल। सतही जल, जैसे कि इसमें आपका नदी आ जाएगा और इसी में आपका झील आ जाएगा, इसी में आपके तालाब आ जाएंगे। और चौथे नंबर पर जो वायुमंडल में आर्द्रता है, देखो वायुमंडल में इतना पानी है कि वो हमारी, चलो अभी मैं इसको पूरा लिख लेता हूं। वायुमंडल में आर्द्रता, जिससे हमारी वर्षा होती है, ये भी हमारा मीठा पानी होता है, पीने योग्य होता है। और लास्ट में जो जीवों के शरीर में काया निर्माण में होता है, जीवों के शरीर में। तो फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए जो मीठे जल का स्रोत है उसको घटते क्रम में लिखिए या बढ़ते क्रम में लिखिए। हाई पॉसिबिलिटी है कि वो घटते हुए क्रम में पूछेगा कि बताइए सबसे ज्यादा जो मीठा जल है वो कहां पर पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है बर्फ के रूप में। नंबर 2 भूजल, जो पृथ्वी की सतह के नीचे है वो। नंबर 3 सतही जल, इस सतही जल को आप नदी कहेंगे, झील कहेंगे, तालाब कहेंगे। और उसके बाद वायुमंडल में जो आर्द्रता है वो। और सबसे कम जो मीठे जल का हमारा स्रोत है वो है जीवों का शरीर, जिसको बोलते हैं काया निर्माण। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके लिए। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है और प्रश्न यही बनता है, मीठे पानी के स्रोत घटते क्रम में लिखिए या बढ़ते क्रम में लिखिए, आप इसको याद रखना। चलिए अब चलते हैं खारे पानी की ओर। देखो मीठा पानी हमने समझ लिया है। देखो खारा पानी किसे कहेंगे, सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। देखो खारा पानी उसे कहेंगे जब पानी में लवण की मात्रा अधिक होगी। कितनी अधिक होगी? लगभग 3.5% या उससे अधिक होगी। अगर जल में लवण की मात्रा 3.5% या उससे अधिक है तो उसको कह देंगे कि ये खारा जल है। और ये खारा जल कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके जो मुख्य स्रोत हैं। देखो इसका मुख्य स्रोत जैसे कि समुद्र और महासागर है। कुछ झीलें हैं, जैसे उनके कुछ नाम मैंने लिखे, चिल्का झील, सांबर झील, हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारी आज पहली क्लास है, इसलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता। उसके बाद कुछ जमीनों के नीचे पाए जाने वाले भी जल स्रोत होते हैं जो खारे पानी के होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये खारा पानी था। बात करते हैं इस खारे पानी की विशेषता की। तो देखो विशेषता यह है कि यह पानी पीने योग्य नहीं होता। भाई खारे पानी को आप डायरेक्ट थोड़ी पी लोगे। आप समुद्र में अगर नाव में जाओ या शिप में जाओ, समुद्र की आप यात्रा करें और आपको अगर पानी की प्यास लगने लगे तो आप चाहकर भी उस पानी को नहीं पी पाओगे, क्योंकि वो इतना लवणीय होता है। इसलिए उसको खारा पानी बोलते हैं, उसको पी नहीं पाओगे आप। तो पानी के समुद्र में होने के बावजूद भी वो पानी हमारे लिए पीने योग्य नहीं है। कारण है कि उसमें लवणता अधिक होती है, 3.5% या उससे अधिक होती है, जिसके कारण उसका पानी खारा होता है। खारा क्यों होता है? ये जो हमारे पास खारा पानी होता है इसमें सोडियम क्लोराइड पाई जाती है, जिसको बोलते हैं NaCl। ये प्रमुख लवण है जो पानी में पाया जाता है। और ये जो खारा पानी है, दूसरी विशेषता तो ये हुई, इसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। और तीसरी विशेषता ये है, इस खारे पानी में समुद्री जीवन होता है। समुद्री जीवन के लिए बहुत ही मुख्य है। भाई हमें अपने अपने लिए थोड़ी सोचना है। और जो चौथी विशेषता है, समुद्र से नमक, खनिज और मछलियां आदि प्राप्त की जाती है, जो कि हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। और खनिज आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं पृथ्वी की परतों की। ये मैंने आपको बताया जो जल है उसके बारे में एक सामान्य सी जानकारी दी। देखो पृथ्वी की मुख्य जो परतें हैं उसको जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने 3 भाग में बांटा है। जैसे कि पहली परत भूपर्पटी है, इस दूसरी परत को म्यान कहते हैं या मिथोस्फीयर कहते हैं या मेंटल कहते हैं। और तीसरी परत होती है कोर, जिसको हिंदी में बोलते हैं गर्भ। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएं गहराई में, तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि मैंने यहां बनाने की कोशिश की। ये सपोज ये पृथ्वी है हमारी ऊपर, तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये पहला परत, और ये दूसरी परत, और ये नीचे तीसरी परत। तो ये जो पहली परत है, इस पहली परत को कहा गया भूपर्पटी। दूसरी परत को कहा गया म्यान अर्थात मिथोस्फियर अर्थात मेंटल। और जो तीसरी परत है इसको कहा गया गर्भ अर्थात कोर। फ्रेंड, जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, हमारा अगला चैप्टर होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसमें हम डिटेल से सब चीजें पढ़ेंगे। फिलहाल एक मैं सामान्य सा परिचय आपको देता चल रहा हूं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हमारी पृथ्वी। तो ये पृथ्वी की संरचना को हम हमारी पृथ्वी में ना पढ़ें तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो देखो इनकी खास बात यह है, ये जो हमारी पहली परत है पृथ्वी की, जिसको भूपर्पटी बोलते हैं, इसकी जो लगभग मोटाई होती है वो 35 किलोमीटर होती है। और जो महासागरों के नीचे होती है वो 5 किलोमीटर होती है। भाई जैसे ये हमारे पास भूभाग है, यहाँ पर महासागर भी तो है इतने में। तो यहाँ तक तो इसकी जो मोटाई है इस भूपर्पटी की वो 35 किलोमीटर है।
और ये हमारे सागर हैं। सागर के नीचे का जो तल है, इसकी मोटाई मात्र यहाँ पर 5 किलोमीटर मानी गई है। और देखो ये जो भूपर्पटी है, ये सियाल का क्या मतलब हुआ? ये सिलिकॉन और एल्यूमीनियम की बनी है। कभी-कभी आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, जिसको भूपर्पटी कहते हैं, वो भूपर्पटी में मुख्यतः कौन-कौन से स्रोत पाए जाते हैं या वो किस-किस की बनी है? तो देखो, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सियाल। इस सियाल का अर्थ होता है, इस एसआई का अर्थ होता है सिलिकॉन और एल का मतलब होता है एल्यूमीनियम। तो ये एक याद करने की ट्रिक है। जो भूपर्पटी है पृथ्वी की अर्थात ऊपरी परत है, उसमें जो अधिकता पाई जाती है वो सिलिकॉन और एल्यूमीनियम की पाई जाती है, या ये कह सकते हैं कि सिलिकॉन और एल्यूमीनियम से बनी है। डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बताइए जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है जिसको भूपर्पटी कहते हैं, वो मुख्यतः किन स्रोतों से मिली है या किन किन स्रोतों की उसमें अधिकता पाई जाती है? तो वो है सिलिकॉन और एल्यूमीनियम। इसको शॉर्ट में बोल दिया सियाल। उसी तरह से जो पृथ्वी की दूसरी सतह है, दूसरी परत है, जिसको हमने कहा मैंटल लिथोस्फीयर, वो बनी है सीमा की। इसको शॉर्ट में सीमा बोला। यहाँ पर एसआई का मतलब सिलिकॉन और एमए का मतलब मैग्नीशियम। तो यहाँ पर जो मिथोस्फीयर है, जो प्रमुख तत्व पाए गए वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए गए। और जो अंतिम परत है गर्भ, जिसे बोलते हैं कोर, वो बनी है नीफे की। नीफे का मतलब हुआ निकिल और फेरस। फेरस का मतलब यहाँ पर होता है लोहा। अर्थात गर्भ में, पृथ्वी का जो गर्भ है वहां पर लोहे की अधिकता है। तो फ्रेंड्स, ये पृथ्वी की 3 परतें मैंने आपके सामने रखी। और कौन कौन से खनिज की इनमें अधिकता पाई जाती है वो मैंने बताया। शॉर्ट में इनको याद रखने का एक ट्रिक है, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल भूपर्पटी में पाया जाता है, सीमा मिथोस्फीयर में पाया जाता है और नीफे जो पृथ्वी का कोर है, जो गर्भ है, उसमें पाया जाता है। और फ्रेंड्स, एक काम की चीज और, जो हमारी पृथ्वी की परत है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, जब हम पृथ्वी की खुदाई करेंगे, तो खुदाई करते हुए जो हमारी पृथ्वी का घनत्व है, जब हम खुदाई करेंगे तो खुदाई करते समय पृथ्वी का घनत्व और तापमान दोनों बढ़ते चले जाते हैं। घनत्व और तापमान दोनों बढ़ते चले जाते हैं जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे खुदाई करते चले जाएंगे। देखो, ऊपर की मिट्टी मुलायम होगी, जल्दी खुदेगी। धीरे धीरे जब हम नीचे पहुंचते जाएंगे तो वो मिट्टी पत्थरों में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि नीचे बड़े बड़े पत्थर देखने को मिल जाते हैं। तो घनत्व भी बढ़ जाता है। ऐसा बोलते हैं कि जो भूप्रपट्टी है, इसका घनत्व लगभग लगभग तीन के आसपास माना गया है। और फिर इसका 3 से ऊपर, और ये जो हमारे पास गर्भ है, जो कोर है, इसका घनत्व लगभग 8 से ऊपर माना गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मानव के आधुनिक हथियार हैं, उन आधुनिक हथियारों से यहाँ तक पृथ्वी के गर्भ तक पहुंचना, अर्थात ये जो है गर्भ एकदम लास्ट, लास्ट का मतलब है ये पृथ्वी का केंद्र एकदम बीचों बीच, इस तक पहुंचना पृथ्वी के जो जो मानव के आधुनिक हथियार है उनके द्वारा संभव नहीं है। एक बात, जो घनत्व है वो बढ़ता चला जाता है। और दूसरा, जो पृथ्वी का तापमान है वह भी बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाएंगे खुदाई करते 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 करते, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ता चला जाएगा। ये हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ पृथ्वी की परतों के बारे में। तो अगर कभी आपसे डायरेक्ट प्रश्न बन जाए कि बताइए, अगर हम पृथ्वी की परतों की बात करें तो सबसे ज्यादा घनत्व किस परत का होता है, तो सबसे ज्यादा घनत्व होता है गर्भ का, अर्थात कोर का। और तुलनात्मक रूप से सबसे कम घनत्व होता है इस भूपर्पटी का। उसी तरह से तापमान की बात करें तो भूपर्पटी में सबसे कम तापमान होता है, और जो गर्भ है अर्थात कोर है, पृथ्वी की जो आंतरिक परत है, उसका तापमान सबसे अधिक होता है। तो फ्रेंड्स, ये पृथ्वी की मैंने आपको परतें बताई, मुख्यतः 3 परतें, भूपर्पटी, मिथोस्फीयर और गर्भ। और इनके बारे में मैंने आपको बताया कौन सी किससे बनी है, अर्थात किस तत्व की अधिकता पाई जाती है। भूप्रॉपर्टी पर सियाल अर्थात सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और जो मेंटल है वहां पर सीमा अर्थात सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और जो कोर है अर्थात गर्भ, वहां पर नीफ है अर्थात निकेल और फेरस। फेरस को बोलते हैं लोह। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न ये भी बन जाएगा कि लोह की अधिकता पृथ्वी की किस सतह पर, किस परत पर पाई जाती है? तो लोह की अधिकता पाई जाती है गर्भ अर्थात कोर में। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको ये पृथ्वी की परतें समझ में आई होगी। चलिए अगले उस पर चलते हैं। देखो, अगला पॉइंट हमारे सामने है पृथ्वी की गति। देखो, जो हमारी पृथ्वी है वो मुख्यतः 2 प्रकार की गति करती है। कौन कौन सी गति करती है? देखो, अगर मैं एक पृथ्वी का चित्र बनाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, ये सपोज हमारे सामने पृथ्वी है। ये पृथ्वी का हमारा एक अक्ष है। इसको हमने समझने के लिए बना लिया है, पृथ्वी का एक अक्ष है। कोई ऐसा, पृथ्वी में ऐसा कोई बीचों बीच किसी ने लाइन नहीं खींची हुई है। ये हमने समझने के लिए बना लिया है और इसको हमने कह दिया अक्ष। ये एकदम पृथ्वी के बीचों बीच है, लंबवत है।
अब ये जो अक्ष है, पृथ्वी यहाँ पर इस पर घूर्णन कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है। देखो पृथ्वी दो तरह से गति कर रही है। चलो ये तो मैंने अक्ष बताया, और एक और जो पृथ्वी के बीचों बीच लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं इक्वेटर। तो पृथ्वी एक तो अपने अक्ष पर घूम रही है, ये तो हो गई पृथ्वी की पहली गति। पृथ्वी की कुल दो गति है। देखो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आपको सिंपल सा ये बताना चाहता हूं कि पृथ्वी की कुल दो गति है। कौन कौन सी है? एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, एक तो घूर्णन गति है, अपने अक्ष पर ही पृथ्वी घूम रही है। और दूसरा है परिक्रमा कर रही है। किसकी परिक्रमा कर रही है? सूर्य की, क्योंकि हमारा जो सौर मंडल है उसमें जो केंद्र में है वो सूर्य है। तो ये पृथ्वी जो दूसरी गति कर रही है वो सूरज की कर रही है। अगर मैं आपको और आसान भाषा में समझाना चाहूं तो देखो हमारे सामने जैसे ये सूरज है, ये सूरज है, तो ये पृथ्वी इस सूरज की भी ऐसे परिक्रमा कर रही है, इसके चारों ओर घूम रही है। और परिक्रमा करते करते ये जैसे लट्टू घूमता है, अपने आप भी घूम रही है, अपने अक्ष पर भी घूम रही है, अपने अक्ष पर भी घूम रही है, और अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ ये सूरज की परिक्रमा भी कर रही है। तो ये पृथ्वी की दो गति है, एक तो घूर्णन गति है और एक परिक्रमण गति है। तो देखो घूर्णन गति मैंने आपको समझाया, हमने मान लिया कि पृथ्वी का एक अक्ष है, उस अक्ष पर पृथ्वी घूर्णन कर रही है, जिससे कि दिन रात होता है। हमारे जो दिन और रात होते हैं वो पृथ्वी के घूर्णन की गति के कारण होते हैं। आपसे कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए पृथ्वी पर दिन और रात होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है दिन रात होने का कारण है। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि जो पृथ्वी की गतियां हैं वो दो प्रकार की गति हैं। कौन कौन सी है? एक घूर्णन गति है और एक परिक्रमण गति है। घूर्णन गति किसे कहेंगे? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, उसको घूर्णन गति कहेंगे। और परिक्रमण गति किसे कहेंगे? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, उसको परिक्रमण गति कहेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे सामने घूर्णन गति है इसके बारे में मैंने आपको बताया। देखो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, ये भी आपको याद रखना होगा। ये जो मैंने आपको अक्ष बताया इसको धुरी भी बोलते हैं। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। आपको ये ध्यान रखना है, दिशा भी कभी कभी किसी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि बताइए पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर होती है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति पश्चिम से पूरब की ओर होती है। तो फ्रेंड्स ये जो घूर्णन गति है इसका पहला मुख्य पॉइंट हमारे सामने, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, और मैंने बताया घूर्णन गति किसे कहेंगे? पृथ्वी। दूसरा, एक घूर्णन में लगभग 24 घंटे होते हैं, हालांकि 24 घंटे से कुछ ज्यादा होते हैं, हम आगे बातें करेंगे। तो एक घूर्णन में फिलहाल सामान्य सी बात याद रखिए कि 24 घंटे होते हैं। और परिणामतः इसका परिणाम क्या होता है घूर्णन गति का? दिन और रात होते हैं। कैसे होते हैं देखो, इसका मैं आपको अगर ये समझाने के प्रयास करूं, जैसे सपोज ये सूरज है यहाँ पर, चलो मैंने अभी सूरज अभी छोटा बना रहा हूं क्योंकि पृथ्वी के सामने सूरज बहुत छोटा दिख रहा है, हालांकि सूरज बहुत बड़ा है पृथ्वी से। अभी फिलहाल समझने के लिए मैंने ये सूरज बना दिया। इस सूरज की किरणें ये हमारी पृथ्वी पर पड़ रही हैं, ये सूरज की किरणें हमारी पृथ्वी पर ये पड़ रही हैं। तो अब आप ये बताइए पृथ्वी का जो ये हिस्सा है, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, पृथ्वी का जो ये हिस्सा है सिर्फ इतने हिस्से पे ही तो अभी सूरज की लाइट जा रही है। ये जो मैंने लाइन खींची है बीच में, ये जो इधर का हिस्सा है पीछे वाला, इस पर सूरज की किरणें नहीं जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा आप कहोगे तो चलो यहां तक पहुंच जाएगी, ये यहां तक इस हिस्से पर। लेकिन ये जो हिस्सा ऊपर वाला रह गया है, अगर मैं पेन चेंज करके आपको समझाऊं, ये जो हिस्सा यहां से लेकर यहां तक का जो हमें नजर आ रहा है, ये ऊपर वाला पूरा, यहां तक तो सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही। तो जब यहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही हैं तो यहां पर अंधेरा होगा कि नहीं होगा? तो अभी जो पृथ्वी का ये वाला हिस्सा है आगे वाला, जहां पर सूर्य की किरणें पहुंच रही हैं, यहां पर तो होगा दिन। और ये जो पीछे का हिस्सा है जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही हैं, यहां पर होगी रात। और चूंकि मैंने आपको बताया ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, ये देखो सूर्य का परिक्रमा भी कर रही है, सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है, और सूर्य के चारों ओर घूमते घूमते ये अपने अक्ष पर भी घूम रही है। तो जब पृथ्वी घूमते 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 24 घंटे में ये हिस्सा फिर सूरज के सामने आ जाएगा और ये वाला पीछा पीछे चला जाएगा। तो इसके कारण दिन और रात होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मुझे पूरी आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रही है, उसके अक्ष पर घूमने के कारण दिन रात होते हैं। क्यों होते हैं मैंने आपको समझाया, क्योंकि जो पृथ्वी का हिस्सा है वो आधा हिस्सा ही एक बार में सूरज की किरणों तक पहुंच पाता है, या सूरज की किरणें आधे हिस्से में ही पहुंच पाती है। जो सूरज के सामने होगा उसी पे तो किरणें जाएंगी ना।
अब जो पीछे आ गया वहां तक सूरज की किरणें कैसे जाएंगी बताइए। तो ये जो पीछे का हिस्सा रह गया, यहाँ पर रात है अभी और ये दिन है। और चूंकि पृथ्वी जब अपना घूर्णन करती रहती है तो पृथ्वी घूमने के बाद ये पीछे वाला हिस्सा आगे आ जाएगा और आगे वाला पीछे चला जाएगा। तो इसलिए इस घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है। चलिए फ्रेंड्स, मुझे पूरा यकीन है कि अब आपने अच्छे से समझ लिया होगा। मैंने बहुत ही इत्मीनान से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि घूर्णन गति के कारण दिन रात क्यों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे जो हमारी परिक्रमण गति है उसके कारण क्या क्या होता है। देखो मैंने आपको दो तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट बताई इस घूर्णन गति में। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये बताई कि जो पृथ्वी का घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। घूर्णन 24 घंटे में एक हो जाता है कंप्लीट, अर्थात ये पूरी पृथ्वी एक पूरा चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेती है। फिर दूसरा चक्कर 24 घंटे पूरा करेगी, अपने अक्ष पर घूमती रहती है, 24 घंटे में इसका एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो 24 घंटे में दिन रात होते हैं, हमें पता है। सामान्यतः हम कह देते हैं 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो ये 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है और जिसके कारण दिन और रात होते हैं। आपसे एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए दिन और रात किस गति के कारण होते हैं। घूर्णन गति के कारण होते हैं। घूर्णन गति किस दिशा से होती है, तो घूर्णन गति पश्चिम से पूर्व दिशा में होती है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं परिक्रमण गति की, जिसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। तो देखो ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसको बोलते हैं परिक्रमा करना। सूर्य की परिक्रमा कर रही है हमारी पृथ्वी, और ये परिक्रमा एक परिक्रमा करने में लगभग कितना टाइम लगता है पृथ्वी को, वो लगता है 365 दिन 6 घंटे, कुछ मिनट भी लगती है। 365 दिन 6 घंटे कुछ मिनट। तो इस 365 दिन को इसलिए हमने बोल दिया कि हमारा जो एक वर्ष है वो 365 दिन का होता है। भाई ये सूरज हमारा है, इस सूरज के चारों ओर हमारी ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी है, ये ऐसे इसके चक्कर लगा रही है, इसको बोलते हैं परिक्रमा करना। ये पृथ्वी लगातार सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और ये पूरा सपोज यहां से पृथ्वी ने अपनी गति शुरू करी, तो यहां से शुरू करने के बाद पृथ्वी को वापस यहीं तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, जो समय लगता है, वो लगता है 365 दिन 6 घंटे। मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। सपोज यहां से पृथ्वी ने अपनी गति शुरू की, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि यहीं से शुरू करेगी, ये तो मैं एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि पूरा एक चक्कर, एक परिक्रमा होने में पूरा पूरा 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, कुछ मिनट भी लगती है। तो चलो उस कुछ मिनट को हम फिलहाल छोड़ देते हैं। अभी हम ये कह देते हैं कि जो पृथ्वी का एक परिक्रमण है वो 365 दिन 6 घंटे में होता है। इसलिए हमने कह दिया कि पूरा एक वर्ष होता है। देखो ये जो 6 घंटे हैं, आपको लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हर 4 साल बाद लीप वर्ष माना जाता है। तो अब आप बताइए, जब एक साल में 6 घंटे हो गए, फिर दूसरे साल में 6 घंटे, तीसरे साल में 6 घंटे, चौथे साल में फिर 6 घंटे, तो ये 6-6 घंटे जब 4 बार जुड़ जाएंगे तो पूरे 24 घंटे होंगे कि नहीं होंगे। तो इसलिए हम कह देते हैं जो हमारा लीप वर्ष होता है उस लीप वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं। उसमें हमने कह दिया कि पृथ्वी 29 दिन की होती है। और इसमें मैंने आपसे कहा था कुछ मिनट भी होती हैं। ये अभी भी एग्जैक्ट टाइम नहीं है, कुछ मिनट भी लगते हैं। तो ये मिनट भी जुड़ते 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 जो हमारे शताब्दी वर्ष होते हैं, वो शताब्दी वर्ष में एक दिन पूरा कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको सामान्य सा परिचय दिया परिक्रमण गति के आधार पर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिसको बोलते हैं परिक्रमा करना। और ये जो पृथ्वी की परिक्रमा है वो 365 दिन 6 घंटे में पूरी होती है। और इसका परिणाम ये होता है परिक्रमा का, जो ऋतुएं वो बदलती है हमारी, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु आ गई, शरद ऋतु आ गई, ये परिणाम होता है पृथ्वी की परिक्रमा का। आई होप गाइस बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा। अब देखो बात करते हैं पृथ्वी की मुख्य रेखाएं। देखो पृथ्वी की मुख्य रेखाएं बहुत सारी हैं, बहुत सारी तो नहीं कह सकते, पर 3-4 तो हैं। कौन कौन सी है उनको समझते हैं। देखो मैं आपके सामने अगर एक सामान्य सा एक चित्र बनाऊं, हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की मुख्य सीमाओं की। तो ये मैंने आपके सामने एक पृथ्वी बना दी है, और इस पृथ्वी के बीचों बीच, जैसे कि आप जानते हैं, आ, एक व्रत में अगर आप क्या करोगे, एक व्यास खींचोगे, तो वो उस व्रत को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा कि नहीं। ये हमने कह दिया उत्तरी ध्रुव, इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं नॉर्थ अर्थात एन से। और ये हमने कह दिया दक्षिणी ध्रुव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साउथ अर्थात एच से। मैंने इसको डिनोट कर दिया। अब ये जो मैंने बीचों बीच यहाँ पर एक लाइन खींची, चलो मैं अभी हम मुख्य रेखाओं की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी की फिलहाल हम 4 मुख्य रेखाओं की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी है अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखो, और एक मुख्य लाइन हमारे पास ये है। तो देखो मैंने आपके सामने ये एक पृथ्वी बनाई और इसमें मैंने 4 लाइनें खींच दी। तो ये जो बीचों बीच की लाइन है इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश।
ये एकदम बीचों बीच है, ये पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देती है, एक तो उत्तरी भाग में और दूसरा दक्षिणी भाग में। इसको हमने कह दिया ये 0 डिग्री अक्षांश है, जिसने पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटा, एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिणी की तरफ। और फ्रेंड्स, आपने बचपन से नाम सुना होगा एक रेखा का जिसका नाम है कर्क रेखा। तो वो कर्क रेखा हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है, जो लगभग लगभग 23.5 डिग्री पर मिलती है। इसको चलो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, 23.5 डिग्री पर एक रेखा यहाँ पर मिलेगी। इस रेखा को हमने कह दिया कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर में, क्योंकि यहाँ से देखो 0 डिग्री के ऊपर का जो क्षेत्र है वो नॉर्थ कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा, और जो 0 डिग्री के नीचे का क्षेत्र है वो दक्षिण कहलाएगा। तो उसी प्रकार ये जो दक्षिण में 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री पर हमें एक रेखा मिलती है, इसको बोलते हैं मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है और 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है, और ये जो 0 डिग्री है बीचों बीच, ये भूमध्य रेखा है। अब देखो, मैं इनके अगर नाम लिखता हूं तो इनके नाम में आप कंफ्यूज मत हो जाना। सबसे पहले ये जो 23.5 डिग्री है, ये हमारे पास है कर्क रेखा। इसको मैंने यहां पर लिख दिया कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर में, यहां पर इसको डिनोट करते हैं, यहां पर एन लिख देते हैं, 23.5 डिग्री उत्तर में। और ये जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है, इसको दक्षिण का मतलब साउथ होता है, यहाँ पर एस लिख दिया। 23.5 डिग्री साउथ में जो रेखा है हमारे पास है, ये है, इसका नाम है मकर रेखा। तो फ्रेंड्स, दो रेखाएं तो मुख्यतः ये हुई, कर्क रेखा और मकर रेखा। और ये जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। और बात करें अगर हिंदी में, तो हिंदी में इसके कई सारे नाम देखने को मिलते हैं, मुख्यतः दो ही नाम मिलते हैं। एक तो इसका नाम है भूमध्य रेखा, मैंने यहां पर लिखा भूमध्य रेखा, और एक इसका नाम है विषुवतीय रेखा, विषुवत रेखा। तो फ्रेंड्स, ये इसके 0 डिग्री का नाम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। तो हमने पृथ्वी पे अभी मुख्यतः तीन रेखाओं को देखा। एक तो भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पर है, ये 0 डिग्री 23.5 डिग्री क्या है हम अच्छे से समझेंगे। ये अक्षांश है, देशांतर होते हैं। ये जो ऊपर वाली लाइन है एकदम सीधी, ये पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम में डिवाइड करती है। देखो, इधर का हिस्सा वेस्ट कहलाएगा पश्चिम, और इधर का हिस्सा पूर्व कहलाएगा। तो ये जो हमारे पास ये वाली जो खड़ी लाइन है, ये इसको अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं और अच्छे से, तो ये जो खड़ी लाइन है ये कहलाती है देशांतर। और ये जो हमारे पास क्षैतिज लाइन है, ये जो हमने खींची 0 डिग्री 23.5 डिग्री, ये कहलाती है अक्षांश। तो जो 0 डिग्री अक्षांश है वो कहलाता है भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा भी कहते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश को हम इक्वेटर भी कहते हैं। और ये जो 0 डिग्री रेखा है, इसके ऊपर के जो क्षेत्र है उसको हमने कह दिया उत्तरी भाग, नीचे वाले क्षेत्र को हम कहते हैं दक्षिणी भाग। तो 0 डिग्री के उत्तर में जो होगा उसको बोल देंगे नॉर्थ, जैसे कि हमने कर्क रेखा को कहा, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ में है मकर रेखा। और फ्रेंड्स, ये जो देशांतर है, ये देशांतर 0 डिग्री से खींची गई है। ये भी बहुत मुख्य हमारे लिए डेट है, तिथि है। इसकी अगर हम बात करें तो ये जो डेट, दिन और तारीख की हम बात करते हैं, वो इसी तिथि से डिसाइड होते हैं। तो ये जो देशांतर रेखा है, ये समझ लीजिए कि ये एकदम बीचों बीच से खींची गई है, पृथ्वी के 0 डिग्री से खींची गई है। तो अगर आपको मैं सामान्य भाषा में कहूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो देशांतर रेखा है वो पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम दो भागों में बांटती है, पूर्व और पश्चिम में। और जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। हम डिटेल में बातें करेंगे जब अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बताना चाह रहा था, जो चार मुख्य रेखाएं थी वो हमारे सामने मैंने आपको बता दी। पहली रेखा भूमध्य रेखा है, जो 0 डिग्री पर हमने बनाई, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसको इक्वेटर बोलते हैं इंग्लिश में, और इसी को हम बोलते हैं विषुवतीय रेखा, विषुवत रेखा। तो इसका बार बार जिक्र होगा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत, एक ही नाम है, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो 0 डिग्री की रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश है, इस अक्षांश को हम इक्वेटर भी कह सकते हैं, इसको हम विषुवत भी कह सकते हैं, और इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और फ्रेंड, जो दूसरी रेखा हमने खींची है 23.5 डिग्री उत्तर में, ये वाली जिसको हमने नाम दिया कर्क रेखा, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है, और ये भारत से गुजरती है। भारत का जो एक शहर है, मध्य प्रदेश का राजधानी है भोपाल, और भी शहरों से गुजरती है, पर जो भारत का भोपाल है, वहां से इसका मुख्य संबंध है। क्या संबंध रहेगा हम आगे बात करेंगे। उसी प्रकार जो तीसरी रेखा है मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री दक्षिण में गुजरती है। देखो, ये अक्षांश है, मैंने आपको बार बार कहा 0 डिग्री 23.5 डिग्री, हम ये जितने भी ऐसी लाइनें खींचेंगे पृथ्वी के, ये अक्षांश होंगे। ये 66.5 डिग्री का हो गया उत्तर में, और ये 66.5 डिग्री हो गया साउथ में।
तो ये जो हमारे क्षैतिज लाइनें हैं इनको अक्षांश कहते हैं, और ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है इनको हम देशांतर कहते हैं। उसी प्रकार ये जो देशांतर रेखा मैंने खींची, ये 0 डिग्री पर खींची गई। इसको हम बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, और ये 0 डिग्री देशांतर कहलाता है। तो क्या समझे फ्रेंड्स? इस महत्वपूर्ण रेखाओं में हमने ये समझा कि जो 0 डिग्री का देशांतर है उसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा चौथे नंबर में। 0 डिग्री के देशांतर को, ये देशांतर जो मैंने बीचों बीच खींचा है, ये 0 डिग्री का देशांतर कहलाता है, और ये पूरी पृथ्वी को पश्चिम और पूरब 2 भागों में बांट देता है, एकदम बीचों बीच से खींचा जाता है। और ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में इक्वेटर, इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा। और ये जो 0 डिग्री अक्षांश है ये पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बराबर बांट देता है। और ये जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तर में है, और जो मकर रेखा है ये 23.5 डिग्री दक्षिण में है। तो फ्रेंड्स, इतनी जानकारी अभी फिलहाल आपके लिए काफी है। आगे बढ़ते हैं। देखो, पृथ्वी का झुकाव, इसका क्या मतलब हुआ? जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। तो ये जो पृथ्वी का अक्ष है ये पूरा सीधा नहीं है। ये पृथ्वी का अक्ष हमें ऐसे देखने को मिलता है 23.5 डिग्री पर झुका हुआ। इस तरह से पृथ्वी 23.5 डिग्री पर अपने अक्ष पर झुकी हुई है। जैसे सपोज मैं ये कह दूं ये पृथ्वी का केंद्र है, अगर इसको मैं सीधा कहता तो सीधा तो इस टाइप से कहा जाता, ये सीधा अक्ष तो ये हुआ, लेकिन पृथ्वी का जो अक्ष है वो सीधा ना होकर वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये चित्र में आपको समझाने की कोशिश की है। पृथ्वी का झुकाव अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये मुख्य बात आपको याद रखनी होगी। अच्छा, इसका क्या फायदा होता है? मतलब ये जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसके कारण क्या होता है? तो देखो, इसके कारण जो ऋतुएं हैं उनका निर्माण होता है। तो आपको फिलहाल ये बात याद रखनी है कि जो पृथ्वी का अक्ष है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अक्ष का मतलब क्या हुआ? हमने काल्पनिक लाइन खींची कि पृथ्वी के बीचों बीच से एक लाइन खींचेगी ऐसे, जिसपे पृथ्वी घूम रही है। तो ये सीधा ना होकर ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जैसे कि मैंने आपको चित्र में समझाने की कोशिश की है। ये वाला चित्र देख लीजिए, मैंने स्पेशल आपके लिए ये कहीं से ढूंढ ढांड के रखा था। तो मैंने बनाने के बाद भी आपको समझाया। हमारा जो अक्ष है पृथ्वी का, देखो यहां से लेकर यहां तक अगर हम बात करेंगे तो ये 23.5 डिग्री माना जाएगा। पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ये डिग्री, अक्ष, अक्षांश, देशांतर, ये सब क्या है? बस अभी हमारी शुरुआत है। आप टेंशन मत लीजिए, हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ नहीं छूटेगा। फिलहाल एक हमारा परिचय क्लास चल रही है हमारी पृथ्वी के संबंध में। देखो, मैंने आपको बताया जो हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है उसके कारण ऋतुओं का निर्माण होता है। अब बात करते हैं पृथ्वी का उपग्रह। देखो, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा अर्थात मून। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, 2-3 प्रश्न दे दिए जाएंगे कि जो शुक्र ग्रह है, शनि ग्रह है, फिर चंद्र, ये पृथ्वी है, इनके मिलान कीजिए, किसके पास कितने उपग्रह हैं? तो पृथ्वी के पास एक है। जैसे कि मंगल है, उस पर कितने उपग्रह हैं? हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखो, मुझे लगता है कि आज हमारी क्लास काफी हो गई है। हम यहाँ से आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आगे हमारी जो देशांतर रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, उनको हम डिटेल में समझेंगे। मैंने हालांकि इसी क्लास में पढ़ाने का प्लान किया था, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम काफी हो चुका है। अभी हमें एमसीक्यूज भी देखने हैं। तो यहाँ के आगे की क्लास हम कल से शुरुआत करेंगे, और ये बहुत मुख्य टॉपिक है आपका। यहाँ से डायरेक्ट आपके प्रश्न बनते हैं अक्षांश और देशांतर पर आधारित। यहाँ से आगे हम अपनी क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। जैसे कि आप जानते हैं, अपने आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, हमारी पृथ्वी टॉप 30 एमसीक्यूज के साथ या टॉप 30 प्रश्नों के साथ। तो चलिए, कौन कौन से टॉप 30 प्रश्न है जो हमारी पृथ्वी पर आधारित है, उन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी टॉप 30 एमसीक्यूज। पहला प्रश्न आपके सामने है, भूगोल किसे कहते हैं? बहुत ही सामान्य सा प्रश्न, बताइए भूगोल किसे कहेंगे? देखो, भूगोल किसे कहेंगे? पृथ्वी की सतह, जलवायु, जीव जंतु, मानव गतिविधियों का अध्ययन आदि जिसमें हम करते हैं। मैंने आपको पहला ही प्रश्न आपको परिभाषा समझाई थी, पृथ्वी का जब अर्थ समझाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की सतह, जलवायु, जीव जंतु, पृथ्वी का स्वरूप, संरचना, मानव गतिविधि, इन सब आदि का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको भूगोल कहते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2 जो कि बहुत ही मुख्य है, क्योंकि अभी तक हमें कंफ्यूजन रहता है कि पृथ्वी का आकार गोल है। हमसे पूछा गया पृथ्वी का आकार कैसा है, तो बताइए पृथ्वी का आकार कैसा है? देखो, पृथ्वी गोलाकार तो है, लेकिन ध्रुवों पर चपटी है।
और जो भूमध्य रेखा है वहां पर उभरी हुई है। तो इस तरह से पृथ्वी का आकार है। देखो ध्रुवों पर चपटी कैसे होगी ये, एक सेकंड फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, चित्र मैंने आपको दिखाया था, चलो उसी चित्र की ओर मैं आपको वापस ले चलता हूँ। देखो ये चित्र मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, कहाँ गया, एक सेकंड, कहाँ गया फ्रेंड्स चित्र, हाँ ये रहा, देखो ये पृथ्वी है हमारी, ये ऊपर ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है इधर, और ये इधर दक्षिणी ध्रुव है। तो देखो ये ध्रुव पर चपटी है, और ये बीचों बीच हमने अभी देखा भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, ये यहां से उभरी हुई है, बाहर की तरफ निकली हुई है। तो कहने को पृथ्वी गोल है, लेकिन लेकिन ये वाली बात जरूर जोड़ेंगे, पृथ्वी गोल है लेकिन ध्रुवों पर चपटी है और भूमध्य रेखा पर उभार है। तो आपसे यही पूछा गया है कि बताइए जो पृथ्वी है उसकी आकृति कैसी है। तो पृथ्वी गोलाकार है लेकिन ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। तो ये तो आपसे एक लाइन में प्रश्न पूछा जाएगा। अब इस ये जो आकृति है पृथ्वी की, ये जो गोलाकार है लेकिन ध्रुव पर चपटी है, भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है, इसको क्या कहेंगे? तो इसको हमने कहा पृथ्वी के आकार को क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है? तो बताइए क्या नाम होगा? इसका नाम होगा जियोइड। हमने शुरुआत यहीं से करी थी, पृथ्वी की आकृति कैसी होगी? जियोइड आकृति होगी। देखो हमने बचपन में पढ़ा था पृथ्वी गोल है, हमने बचपन में पढ़ा था पृथ्वी अंडाकार है। ये एक समझाने का तरीका होता है, वो गलत नहीं था भाई। जियोइड कैसे समझाएंगे किसी को, बच्चों को कक्षा 4 से 5 से 10 मतलब 6 7 3 4 क्लास के बच्चे को क्या पढ़ाएंगे तुम? जियोइड कैसे होगा, कैसे समझाओगे? तो उसको समझाने के लिए बोल दिया पृथ्वी गोल है, फिर धीरे धीरे समझाया पृथ्वी अंडाकार है। लेकिन असली बात अब समझ में आई कि पृथ्वी तो भैया ना गोल है ना अंडाकार है, पृथ्वी तो जियोइड है। ये जियोइड क्या होता है? ये होता है, ये जो हमारे ध्रुव होते हैं यहाँ से चपटी है, ये दोनों साइड से चपटी है, और जो हमारा भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, वहां से उभरी हुई है बाहर की तरफ, उसको बोलते हैं जियोइड। चलिए फ्रेंड्स, आशा है ये प्रश्न आप भूलेंगे नहीं, और ये प्रश्न लगभग लगभग पूछ ही लिया जाता है आपसे कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। पृथ्वी की आकृति जियोइड है, क्योंकि हमारी जो पूर्व धारणाएं हैं, हमने बचपन से पढ़ रखा है पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अंडाकार है। ऐसा नहीं है, पृथ्वी जियोइड है। पृथ्वी की जो जियोइड है। चलिए, ये प्रश्न नंबर 3 आपके लिए बहुत मुख्य। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। भूमध्य रेखे व्यास लगभग कितना है? तो बताइए जो भूमध्य रेखे व्यास है, मैंने आपको बताया था व्यास के बारे में, भूमध्य रेखा का व्यास लगभग लगभग कितना माना जाएगा? तो वो माना जाएगा 12,756 किलोमीटर। भूमध्य रेखा व्यास की बात हो रही है। अगर वो ध्रुवीय व्यास की बात करेगा तो ध्रुवीय व्यास कुछ और होता है। देखो प्रश्न नंबर 5 मैंने जानबूझ के ये रखा आपके लिए। इन दोनों प्रश्नों में आप कंफ्यूज मत हो जाना। भूमध्य रेखा का व्यास अलग है और जो ध्रुव है उनका व्यास अलग है। तो बात देखो, प्रश्न नंबर 5 में हमसे पूछा गया है ध्रुवीय व्यास कितना है। तो जो ध्रुव का व्यास है वो कितना है? वो है 12,714 किलोमीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में हमसे पूछा गया है पृथ्वी की सतह पर जल का अनुपात कितना है। तो बताइए जल का अनुपात पृथ्वी की सतह पर कितना है? बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में हमने इस पर चर्चा की। जो पृथ्वी की सतह है उसमें टोटल 71% भाग पर पानी ही पानी है। 71% भाग पर पानी ही पानी है। मात्र 29% पर भूभाग है, और इस भूभाग में हमारे पर्वत भी है, हमारे पहाड़ भी हैं, हमारी पहाड़ियां भी हैं, मैदान भी है, सब कुछ इसी में है, मरुस्थल भी इसी में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में हमसे पूछा गया पृथ्वी की सतह पर स्थल का अनुपात कितना है। तो बताइए जब 71% पानी है, हमने प्रतिशत में मैथ में भी पढ़ा था हर चीज 100% होती है। जब 100% में से 71% पानी है तो कितना बचा? 29% ही तो बचा, तो 29% भूभाग होगा। अर्थात जो पृथ्वी की सतह है, जो पृथ्वी की सतह पर स्थल का अनुपात है वो 29% है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में हमसे पूछा गया है भूपर्पटी की मोटाई स्थल पर कितनी है। तो बताइए जो स्थल है, मैंने आपको बताया था समुद्र के नीचे भूपर्पटी की मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर। और जो स्थल है वहां पर भूपर्पटी की मोटाई कितनी होगी? वहां पर भूपर्पटी की मोटाई होगी 35 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमसे पूछा गया है महासागरों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई। तो देखिए 5 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। म्यान अर्थात मेंटल की गहराई कितनी है? देखो हम पढ़ेंगे आगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसमें हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ये प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ लिया गया है कि जो मेंटल की, जो पृथ्वी की आंतरिक परत है, उसकी गहराई कितनी है। तो उसकी गहराई है 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। हमने जाना था कि पृथ्वी की 3 परत मुख्य होती है। सबसे ऊपरी परत ये होती है भूप्रपटी, और उसके बाद मेंटल होती है, और ये फिर सबसे लास्ट वाली जो तीसरी परत है ये पृथ्वी का कोर होता है।
तो इसकी मोटाई की हम बात करें तो 35 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। समुद्रों के नीचे 5 किलोमीटर है भाई, यहाँ पर पृथ्वी पर समुद्र होंगे तो ये जो नीचे समुद्र के नीचे है ये 5 किलोमीटर है, बाकी यहाँ से जमीन की बात करें तो ये 35 किलोमीटर है। और ये जो मेंटल है इसकी जो मोटाई है वो 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक मानी गई है। और ये जो हमारे पास ये जो गर्भ है इसकी मोटाई फिर 2900 किलोमीटर से लगभग 6100 कुछ किलोमीटर तक मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 में हमसे पूछा गया कि गर्भ मुख्यतः किससे बना है, तो बताइए, मैंने आपको बताया था सियाल, सीमा और नीफे। तो जो तीसरी परत है पृथ्वी की, भाई ये पहली परत सियाल की बनी है। इसको याद रखने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। दूसरी परत सीमा की बनी है, सीमा अर्थात सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और जो तीसरी परत है वो नीफे की बनी है। नीफे का क्या मतलब हुआ, निकिल और फेरस, यानी कि निकिल और लोहा। फेरस का मतलब लोहा होता है, तो लोहा और निकिल। ऑप्शन नंबर बी। बताइए इसको किसको समझने में समस्या है, इस प्रश्न को। ये आपको रटना होगा, रटना, देखो रटना तो नहीं कह सकता मैं, रटना तो नहीं चाहिए, समझना होगा, ये ट्रिक है भाई। अगर आपको तीनों, जो पृथ्वी की भूप्रपट्टी है, जो पृथ्वी की मेंटल है, परत है, और जो पृथ्वी की जो नीफ है, जब सबसे लास्ट की परत है कोर, वो किस किस से बनी है या किस किस की अधिकता पाई जाती है, तो उसको समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। जो पृथ्वी की भूप्रपट्टी है वो सियाल से बनी है, सियाल मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम। और जो पृथ्वी की मेंटल परत है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बनी है, जिसको सीमा बोलते हैं। और जो पृथ्वी का कोर है, जिसको गर्भ बोलते हैं, वो निकिल और फेरस का बना है। फेरस मतलब लोहा, इस फेरस को बोलते हैं लोहा, आयरन। तो हमसे यही पूछा गया था, जो गर्भ है पृथ्वी का वो किससे बना, मुख्यतः लोहा और निकिल से बना है। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखो, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, मैंने बहुत ही जोर देकर इस पर आपको बताया था। पृथ्वी की धुरी का मतलब है पृथ्वी का अक्ष, मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्शन भी बताई थी इस तरह से। तो बताइए पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमती है। ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी। नहीं, पश्चिम से पूर्व फ्रेंड्स, सॉरी सॉरी। हाँ, ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 12 है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 में हमसे पूछा गया है, पृथ्वी का एक घूर्णन कितने घंटे में पूरा होता है। बताइए, इसको बताने की जरूरत है क्या, जिसके कारण दिन रात होता है। मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 में हमसे पूछा गया, पृथ्वी की परिक्रमण गति किसके चारों ओर होती है। तो बताइए पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है, सूर्य के। हमारा जो सौर परिवार है उसका जो केंद्र में है वो सूर्य है, लगभग सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं, तो पृथ्वी भी उसकी परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी का एक परिक्रमण कितने दिनों में होता है, बताइए। 365 दिन 6 घंटे में होता है। मैंने इस 6 घंटे का आपको कॉन्सेप्ट बताया था। ये 6-6 घंटे जब 4 साल तक बार बार जुड़ते रहेंगे, तो 4 साल बाद ये 6-6 घंटे जुड़ने के बाद एक दिन एक्स्ट्रा बना देते हैं। और उस एक दिन को एक्स्ट्रा जब हमारा बन जाता है उसको बोल देते हैं 29 फरवरी, अर्थात उस साल में फरवरी हम 29 दिन की कर देते हैं, और उसको हम बोल देते हैं लीप वर्ष। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 में हमसे पूछा है, पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है। तो बताइए पृथ्वी के घूर्णन से क्या होगा। ऋतु में परिवर्तित होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। दिन रात हो गए, बिल्कुल होंगे। ग्रहों का संयोग, ज्वालामुखी की सक्रियता, ये तो कुछ भी बात कर रहा है। तो पृथ्वी के घूर्णन से दिन रात होंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही मुख्य प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं, पृथ्वी की परिक्रमण गति से क्या तात्पर्य है। बताइए पृथ्वी की परिक्रमण गति से क्या होता है। तो जो पृथ्वी की परिक्रमण गति है उससे ऋतुएं परिवर्तित होती है। देखो, दिन रात तो पृथ्वी की घूर्णन गति से होता है, और ये ज्वालामुखी, चंद्रमा की गति, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 में हमसे पूछा गया, भूमध्य रेखा का अक्षांश कौन सा है। तो बताइए भूमध्य रेखा का अक्षांश, अक्षांश मैंने बहुत जोर देकर इस पे बात की थी, 0 डिग्री भूमध्य रेखा का अक्षांश है। चलिए आगे बोलते हैं, प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं क्या है, कर्क रेखा का अक्षांश क्या है। तो बताओ कर्क रेखा का अक्षांश क्या है। देखो, मैंने आपको एक ये पृथ्वी बनाई थी, और ये हमारे पास 0 डिग्री अक्षांश था। ये हमारे पास 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तर में, और ये हमारे पास 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिण में। तो मैंने आपको बताया था, ये उत्तर में हमारे पास कर्क रेखा है, और ये दक्षिण में हमारे पास मकर रेखा है, और ये बीच में हमारे पास 0 डिग्री है। तो बताइए कर्क रेखा का अक्षांश आपको कहाँ नजर आ रहा है, 23.5 डिग्री उत्तर में। मकर रेखा का अक्षांश कहाँ है, 23.5 डिग्री दक्षिण में। अब आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो अब आपको समझने में कोई समस्या नहीं हो रही होगी। देखो, फिर मैंने बताया था आपको, ये पृथ्वी है,
और इस पृथ्वी पे एक हमारे देशांतर रेखा हमने खींची एकदम बीचों बीच। तो वही पूछा गया प्रधान मध्याह्न रेखा कौन सा देशांतर है, तो प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर है। प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 में हमसे पूछा गया है पृथ्वी की धुरी कितने डिग्री झुकी हुई है। देखो मैंने भी इसमें आपको बताया था, ये हमारी पृथ्वी है, इसका अक्ष लगभग लगभग 23.5 डिग्री झुका हुआ है कि नहीं है। तो जो पृथ्वी की धुरी है या अक्ष वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 में हमसे पूछा गया है कि पृथ्वी के धुरी झुकाव के कारण क्या होता है। तो बताइए जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसके कारण क्या होता है। इसके कारण जो ऋतुएं हैं वो परिवर्तित होती हैं, जो बनती हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। चलिए ये तो बच्चों वाली बातें हो गई। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 में हमसे पूछा कि जियोइड का अर्थ क्या है। बताइए जियोइड का अर्थ क्या है। देखो जियोइड का अर्थ है गोलाकार लेकिन थोड़ी असमान। मैंने ये बात आपको शुरू में ही बताई थी, जियोइड का मतलब है कि गोलाकार आकृति लेकिन असमान। ये लेकिन जरूर जोड़ना है, गोलाकार लेकिन थोड़ी सी असमान, ये जियोइड का अर्थ होता है। चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 में हमसे पूछा गया पृथ्वी पर जल और स्थल का अनुपात कितना है। देखो इस पर शब्दों पे ध्यान देना। शुरू में उसने जल पूछा है, बाद में स्थल। तो जल कितने अनुपात में है, 71% में, और स्थल बाद में 29% में। इसका उल्टा भी कर सकता है, देखो जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में करा है। तो हमें ये ध्यान से पढ़ना है, जल 71% है और स्थल 29% है। शुरू में जल लिखा है तो यहाँ पर 71% भी शुरू में होना चाहिए। कभी आप ऑप्शन नंबर डी क्लिक कर दो, ये हो जाएगा स्थल और जल का अनुपात। हमसे पूछा जल और स्थल का अनुपात, तो इस जल और स्थल का अनुपात हो जाएगा 71% और 29%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 27 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 में हमसे पूछा जा रहा है कि घूर्णन और परिक्रमण में क्या अंतर है। बताइए घूर्णन और परिक्रमण में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है। देखो ऑप्शन नंबर ए में कहा है घूर्णन सूर्य के चारों ओर। नहीं, घूर्णन तो पृथ्वी अपने अक्ष पर करती है, अपनी धुरी पर करती है। और परिक्रमण एकदम उल्टा लिख दिया इसने। ऑप्शन नंबर बी घूर्णन अपनी धुरी पर, बिल्कुल, और परिक्रमण सूर्य के चारों ओर, बिल्कुल। दोनों समान है, नहीं। घूर्णन चंद्रमा के चारों ओर, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, जो पृथ्वी घूर्णन करती है वो अपनी धुरी पर करती है, अर्थात अपने अक्ष पर करती है, और परिक्रमण सूर्य के चारों ओर करती है। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 में हमसे पूछा गया पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। तो बताइए, बार बार मैंने आपको बताया पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत परपटी है, भूपरपटी जिसको बोलते हैं। और जो म्यान है जिसको मेंटल बोलते हैं, मुख्यतः किससे बनी है। तो बताइए, मैंने आपको बताया सियाल, सीमा और नीफे। तो हमसे पूछा है जो म्यान है वो मुख्यतः किससे बनी है। तो देखो इसका जब हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसको और हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी समझ लीजिए, ये ठोस और द्रव दोनों से बनी है। जो पृथ्वी की दूसरी परत है उसमें हमें, देखो ये जो परत है पृथ्वी की, उसमें कहीं पर ठोस, कहीं पर द्रव, कहीं पर ठोस, कहीं द्रव, ऐसे चलता रहता है। हम उसको जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तब ये डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप इसको ये समझ लीजिए कि पृथ्वी की जो म्यान है अर्थात जो मेंटल परत है दूसरे नंबर की, वो ठोस और द्रव पदार्थ दोनों से बनी है। अगर वो बात करता किस धातु से बनी है, तो सीमा अर्थात सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी है। फ्रेंड्स हमारी क्लास का आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 हमसे पूछा गया है पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत कौन सी है। बताइए, इसको कौन नहीं जानता, पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत कौन सी है। हमने बार बार आपको बताया ये पृथ्वी की 3 परतें हैं। सबसे ऊपर की भूप्रपटी कहलाती है, दूसरी मेंटल कहलाती है और तीसरी कहलाती है कोर। इस कोर को बोलते हैं गर्भ। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आज हमने ज्योग्राफी के सब्जेक्ट की शुरुआत की हमारे जीएस में, और बहुत ही आसानी से समझने के साथ, समझ के साथ और टॉप 30 एमसीक्यूज के साथ हमने आज पहले चैप्टर का समापन किया। बिल्कुल इसी तर्ज पर हम हर चैप्टर को पढ़ेंगे, और फिर पढ़ने के बाद जो टॉप 30 एमसीक्यूज होंगे उनको डेली इसी तर्ज पर सॉल्व करेंगे। आशा करता हूं कि आपको इससे कुछ लाभ मिलेगा, कुछ नहीं बहुत कुछ लाभ मिलेगा। आप फिर किसी भी परीक्षा में बैठे हमारी देश की, जिसमें आपसे जीएस पूछा जाएगा, आपसे कोई भी प्रश्न बचकर नहीं जाएगा। फ्रेंड्स इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं, फिर मिलता हूं अगले चैप्टर में। और विदाई लेने से पहले हर रोज की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से सब्सक्राइब भी कराएं। सब्सक्राइब कराने के लिए आप इसको शेयर करें। तो फ्रेंड्स इसी अपील के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर।